एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि जिन नेताओं से नहीं मिलना चाहिए था उनसे मिल रहे हैं। खबर ये आई, शरद राव पवार ने बोला कि अदानी मुद्दे के ऊपर जेपीसी की जो डिमांड है उसका कोई तर्क ही नहीं बनता, और जिस तरह से टारगेट करा जा रहा है एक बिजनेसमैन को उसका भी कोई औचित्य नहीं बनता। तीसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की एक लॉबी कह रही है कि अदानी का मुद्दा यहां उठाना फायदेमंद नहीं होगा। तो सवाल यही आता है, आप लोग जाए तो जाए कहां? घर में भी घिर गए, बाहर भी घिर गए। बोलने नहीं देते क्या? जितना उन्होंने बोला उतना ही आपने बोला, इसीलिए आपने साहिर की लाइनें पूरी करी। मैं आपको बता देता हूं आपने क्या क्या करा। उसके बाद आपने बंगले की बात करी, उसके बाद आपने अंडे की बात करी, उसके बाद भी मैंने आपसे सवाल पूछा। मेरा अगला सवाल भी गुरुजी आपसे है। देखिए अमित देवघन जी, उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूं क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। उदित राज जी, आप शब्दों की, मैं तो आपको बोल रहा हूं उदित राज जी को आप बोलने का मौका देना चाहिए। आपको गाली देने का मन है तो आप ब्रेक के बाद वो गाली दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो आपसे सवाल पूछा और सवाल आपको जवाब देने का मन नहीं है, गाली देने का मन है। गाली देने पर कांग्रेस में प्रमोशन होता है, गुलाम नबी आजाद ने बताया ही है। मैं ब्रेक लेता हूं। चारों तरफ से घिरी कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खोती नजर आ रही है। गाली देना और दूसरे को कोसना कांग्रेस का चरित्र बन गया है। इसी पे जोरदार बहस सुनिए, जिसमें अमित देवगन ने उदित राज को बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। गाली अभी भी आप गाली देने लायक है, जब तक मैं नहीं। क्यों नहीं? किस लिए आप गाली देने लायक है? आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक है? कमाल की बात है। आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? अरे भाई क्या बात है? मैं हटता नहीं, हट जाओ फिर, हट जाओ। अभी कहते हैं तुरंत हटो। आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर। आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, जाओ यहां से। आई विल नेवर कॉल यू। आप जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली देने के लायक हो। पब्लिक आपका क्या हाल कर रही है समझ नहीं आ रहा क्या? पब्लिक क्या हाल कर रही है तुम्हारा? पब्लिक ने तुम्हारा हाल बिगाड़ दिया है, लेकिन तुम्हें चैन नहीं बढ़ रहा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया, दलाल कहीं? अरे तुम गाली गलौज करते हो लोगों के साथ, गाली देकर तुम अपनी दुकान चलाना चाहते हो। तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है, उसका शटर डाउन है, गाली देके भी खुलेगा नहीं उदित राज। और आज के बाद किसी पत्रकार को गाली गलौज मत करना। आज के बाद कसम खाओ किसी पत्रकार से गाली गलौज नहीं करोगे। अगर गाली गलौज करोगे तो तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। बदतमीज आदमी हो तुम। हटाइए इसे स्क्रीन से, हटाइए इस व्यक्ति को स्क्रीन से। देखिए सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरवीन कर रहा हूं कि ओबीसी समाज को गाली देना, जज की जीभ काट देंगे, किस प्रकार से पत्रकार की हवा निकाल देंगे, पत्रकारिता को गाली देना, मुझे लगता है यही तो कांग्रेस का एक प्रकार से चरित्र बन चुका है। और इसीलिए इतने बड़े व्यक्तित्व, महाराष्ट्र के इतने वरिष्ठ नेता को भी लालची और कायर कहा जाता है। यही वो मानसिकता, और ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत, गाली और धमकी की दुकान कांग्रेस पार्टी तब्दील हो चुकी है। पीपीए चल रहा है। आजाद साहब ने तो आरोप लगाए हैं, और वो आरोप जो लगाए हैं बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो करप्शन का A to Z का किस्सा है। परंतु हमें पता है कि किस प्रकार से कॉटरो की मामा के साथ प्रथम परिवार के रिश्ते थे। ये मैं नहीं, मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में कहा है। किस प्रकार से उनका आना जाना होता था, किस प्रकार से उनका रहन सहन होता था, वो गोसेन साहब ने अपनी पूरे स्टेटमेंट में बोला, और देवेगौड़ा जी की समय पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। किस प्रकार से एंडरसन को भगाया गया, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी और कौन से प्लेन से भगाया गया, वो भी आपको पता है। तो ऐसे अनडिजायरेबल, अवांछनीय बिजनेसमैन के साथ कैसा इनका रिश्ता रहा है, इसकी तो बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है। परंतु देखिए दूसरा आरोप कौन लगा रहा है? पायलट साहब। पायलट साहब कहां से? उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं की सरकार को घेर रहे और कह रहे हैं कि प्रावधान पूरे नहीं किए। और तीसरी बात देखिए, पवार साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बातें कही हैं। पहले उन्होंने सावरकर जी पर आईना दिखाया, राहुल गांधी को, जो सावरकर जी का अपमान करते हैं। फिर उन्होंने आईना दिखाया ईवीएम्स के मुद्दे पर, उनकी पार्टी ने आईना दिखाया। फिर जिस प्रकार से उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में कहा कि ये टारगेटिंग है, तो उस पर अलका लांबा जैसे नेता, जो एक मतलब मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति से अपरिचित है, इस प्रकार के वरिष्ठ नेता को लालची और कायर कहना, क्या ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड है? आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर 1% भी गुलाम नबी आजाद साहब ने वापस किया होता कांग्रेस को, 50 साल में
4-4, 5-5 बार जिसको राज्यसभा दी हो, 2-2, 3-3 बार जिसको एमपी बनाया हो, और वो भी कश्मीर के अलावा कभी महाराष्ट्र से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। उसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके वो महासचिव नहीं रहे हो। और जहां जहां महासचिव रहे, चाहे आंध्रा के महासचिव रहे, चाहे उत्तर प्रदेश के महासचिव रहे, बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद भी वो लोग अपना करते रहे, और हम लोग चिल्लाते रहे कि साहब इनको मत दो राज्यसभा, लेकिन हमारी न बात मान करके दिल्ली उनको राज्यसभा देता रहा। चाहे अशोक गहलोत साहब से पूछ लो। अब ऐसा आदमी अगर इसके बाद भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाए तो लानत है ऐसे आदमी पर। एक तो गुलाम नबी आजाद, यदि वो केवल बंगले के लालची थे तो आपने इतने इतने बड़े पद कैसे दे दिया उनको? दूसरी बात, आप गुलाम नबी आजाद की जो मेन बात है उस पर जवाब पहचान नहीं पाए, क्यों आकर नहीं कहते? अच्छा 50 वर्ष लग गए आपको पहचान में नहीं आए? इंदिरा जी नहीं पहचान पाई उनको, स्वर्गीय राजीव जी नहीं पहचान पाए उनको, सोनिया जी नहीं पहचान पाए, राहुल जी पहचान पाए, वो सुरेंद्र जी देखे एक एक करके बात हम तो आपको भी नहीं पहचान पाए। भाई साहब आप मुझे पहचान जाते तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नहीं रखती, पर बहरहाल वो मुद्दा नहीं है आज। मैं आपसे दो स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी, सुरेंद्र जी, ये आपकी ना शैली है, आप अपने आपकी शैली बीच में बोलने की नहीं है वैसे आमतौर से। आप सुन लीजिए, आप मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री है, सुन लीजिए। मैं केवल दो स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहली बात, क्या पायलट जी का आरोप आप ही की सरकार पर कि ये इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, क्या सही है, और क्या वो भी बीजेपी से प्रेरित है? और दूसरी बात, शरद पवार जी ने जो कहा है, यदि वो कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट टारगेटिंग है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि सावरकर जी के विषय पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो क्या वो बीजेपी की ट्रेनिंग से बोल रहे हैं, या आप मानते हैं कि अलका लांबा ने जो कहा है कि लालची कायर है वो सही बात है? आप बताइए, क्या वो लालची और कायर है? कभी किसी ने भावावेश में आकर के कर दिया हो मैं नहीं कहता, लेकिन शरद पवार साहब का आज की डेट में पक्ष विपक्ष सभी लोग पितृतुल्य सम्मान करते हैं, और उनकी भावनाओं का, उनकी बातों का सब लोग आदर करते हैं। उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने निर्णय हो सकते हैं। कुछ निर्णयों से हम सहमत हैं, कुछ निर्णयों से हम नहीं सहमत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका हम सम्मान नहीं करें, नंबर एक। नंबर दो, शरद पवार साहब जेपीसी की मांग नहीं कर रहे, लेकिन शरद पवार साहब बाकी सारे मुद्दों पर विपक्ष के साथ हैं। ये शरद पवार साहब का अपना निजी निर्णय है, और शरद पवार साहब तो अभी आपने बोला वो पिता तुल्य है, तो पिता को ही अगर सलाह दे रहा है तो मानते क्यों नहीं है आप लोग? दिक्कत नहीं। अरे फिर वही, आप ये कंपल्सन क्यों करते हैं? कंपल्सन नहीं है, राजनीति में कंपल्सन थोड़ी होता है। कमाल की बात है आपकी पार्टी, कमाल की बात है आपकी पार्टी की प्रवक्ता को लालची कह रही है। मानते सुनिए, देखिए एक बार मैंने उस पर कह दिया, अब उन्होंने गलती से कह दिया, कार्रवाई होगी उस प्रवक्ता के ऊपर? बार अगर आप तूल देंगे तो गलत बात। नहीं, क्यों तूल नहीं देंगे? मैं पूछ रहा हूं क्या उस प्रवक्ता पे कार्रवाई होगी जिसने आपके पिता तुल्य ने, आपने बोला पिता तुल्य नेता पर कार्रवाई होगी? अब आप असली रूप में आ गए अमीश देवगन, अब आप असली रूप में आ गए। आप सीधे कहिए ना कि आप भारतीय जनता पार्टी को लाभ देना चाहते हैं। अच्छा, आप सीधे शरद पवार बीजेपी को लाभ दे रहे हैं। शरद पवार का ये बयान बीजेपी को लाभ दे रहा है कि आप शरद पवार साहब को गाली दिलवाना चाहते हैं। इतने सीनियर वरिष्ठ नेता को आप उल्टा सीधा कह रहे हैं। गाली आपकी नेता ने दी, कमाल की बात है। जोड़ना चाहते हैं जैसे वरिष्ठ और पितृतुल्य नेता पर ओछी टिप्पणियां करवाना चाहते हैं। आपके नेता ने कर दी टिप्पणी, ट्वीट कर दिया, आप करवाना चाहते हैं। मैं तो तब कार्यक्रम भी नहीं कर रहा था, आपके नेता ने कर दी टिप्पणी। अभी अंडे आप दिलवा रहे थे गुलाम नबी आजाद से। गुलाम नबी आजाद की वरिष्ठता शरद राव पवार से कम है, उनको अंडे दिलवा रहे थे। बेइज्जत करना चाहते हैं, शर्म नहीं आती आपको? मुझे शर्म नहीं आती आपको? देखिए, शर्म तो उसको आनी चाहिए डबल स्टैंडर्ड। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ नई जंग छेड़ दी है। वादे के मुताबिक पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच गहलोत सरकार की ओर से नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन की शुरुआत कर दी है। मंगलवार सुबह ज्योतिबा फूले और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के बाद पायलट ने अपना मौन अनशन का आगाज किया। इस दौरान वह गांधीवादी अवतार में नजर आए। मंच पर जहां गांधी जी की तस्वीर लगाई गई है तो बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो बजाया जा रहा है। अनशन स्थल पर पोस्टर पर महात्मा गांधी की फोटो और वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरोध अनशन लिखा हुआ है। हजारों समर्थकों के मौजूदगी में पायलट मौन धारण करके मंच पर बैठ गए। वह शाम के 5 बजे तक मौन रहेंगे।
इसी बीच चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस की टेंशन चरम सीमा पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोध करार दिया है। इसके बाद अटकलें हैं कि पार्टी उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले सकती है। गौरतलब है कि पायलट ने वसुंधरा राज सरकार के समय भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को लेकर शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठने की रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 बार पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में उन्हें अनशन करने का फैसला लेना पड़ा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।